हम लोगों ने ये जो आए थे ये बायोमास के साथ मिला के देने की संस्तुति की गई थी इनको, गोबर की खाद में मिला के कुछ दिन रख के देने के लिए कहा गया था, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट फेंकने शुरू कर दिया अपनी इल्लत छुटाने के लिए। अगर जिन कंपनियों ने इन खादों को बनाया है, जिन वैज्ञानिकों ने इन खादों का आविष्कार करा है, यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा, या रिजल्ट पूछेंगे तो क्या, आजकल तो इंटरनेट है, कि यूरिया को ऐसे फेंको, डीएपी को ऐसे फेंको, पोटाश को ऐसे फेंको, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर इनको खाना देना है मुझे, ताऊ जी को, तो मैं थाली में ला के दूंगा, और इनके हाथ अगर काम नहीं करे तो मुंह में खिलाऊंगा। और अगर मैं ऐसे करूंगा, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुट्ठी भर भर चावल इनके मुंह पे फेंक के मारूंगा तो क्या होगा, पेट भरेगा? बहुत मात्रा में इतना दूंगा तब जाके इतना से इनके मुंह में जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं कहा समझाना चाह रहा हूं, सारे किसान हैं, जल्दी पकड़ लेंगे। तो हमने यही कर रहे हैं, हम एक कट्टा लाए, ले जड़ में जाए ना जाए कोई लेना देना नहीं, मेरा काम है फेंक के आना, मेरी ड्यूटी खत्म, और आके गाली देना सिस्टम को, चार लोग, अपने आप को नहीं कहना मैं तो बहुत साफ सुथरा हूं, मेरा काम तो डीएपी फेंकना है भैया, रिजल्ट नहीं आ रहा, नकली डीएपी आने लगा, बजा किसानों के साथ ही जुल्म हो रहा है नहीं। तो ये कहाँ देना होता है? जड़ में। खाना कहाँ खिलाना है? कोई आदमी अगर किसी का हाथ काम नहीं कर रहे तो मुंह में। हम क्या कर रहे हैं, मुट्ठी भर के उसके ऊपर चावल ऐसे फेंक के मार रहे हैं, मुंह के 2-4 चावल जो मुंह में जाए तो ले ले, नहीं तो रहने दे। तो ये जो खाद है ये फिर जड़ों के काम नहीं आता है, और ये बहुत सारा इसमें जब ये पानी के संपर्क में आएगा, पानी देते हैं उसके बाद, तो ये एसिड में तब्दील, इसमें बहुत सारे एसिड निकलते हैं, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। इनसे निकलने वाली गैसें आम कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा गर्म होती है। मैं जितनी बात करूंगा साइंटिफिक आधार पे करूंगा, रिसर्च के आधार पे करूंगा, कोई भी बात आप लोगों को यहाँ पे गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये मेरी लगभग 7,000 मीटिंग पार हो चुकी है पूरे भारत में और भारत के बाहर कई देशों में। तो ये 300 गुना ज्यादा गैस निकलती है। ये गैस जाकर के वातावरण में बहुत गड़बड़ कर रही है। ये भट्टे चल रहे हैं, चिमनी चल रही, उद्योगपतियों की मिल चल रही, ये सब सत्यानाश की जड़ है, सब टोटल। उनमें हम किसान भी शामिल हो गए। अब एक और चीज है, अगर 40 डिग्री से ऊपर जमीन का तापमान गया तो ये सूक्ष्म जीवाणु डोरमेंसी अवस्था में चले जाते हैं, मतलब अधमरे हो जाते हैं, काम नहीं करते। तो जैसे ही आपने खेत पे बैठ के मंडल निकाला, बेड़ी लगाई, एक तिल्ली ईख में दिखाई मुंडे में, आपने जितना मेहनत करी थी साल भर में इस खेत के साथ, वो सब जीरो कर दी। जमीन का तापमान जाता है 60 से 65 डिग्री मुंडा फूकने के बाद, ऊपर का 6 इंच तक का आप चेक कर लेना। सारे बैक्टीरिया, खेती कौन करेगा? यूरिया डाला, यूरिया को नाइट्रेट में, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कौन करेगा? नाइट्रोजन सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। फिक्स कौन करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। लेकिन वो जमीन में है नहीं। मैं आपके घर चला गया, आपने रसगुल्ले बनाकर रसोई में रख रखे, बहू घर में है, मैं उससे तो बिटिया से नहीं मांग सकता। लेकिन आप घर में नहीं हो तो रसगुल्ले मुझे नहीं मिलेंगे। आपने बनाए, मैंने खाए नहीं, बेकार गए। क्या राहुल भाई आए थे, रसगुल्ले बिना खाए चले गए? यार तुम तो थे ही ना घर, तुम्हें होना चाहिए था कि नहीं? तुम भाग गए वहां से घर से। राहुल भाई धुआं हो रहा था, मुझे धुआं पसंद नहीं था, मैं भाग गया था। तो धुआं नहीं करना चाहिए। तो हम जब ये लगाते हैं ना तो सारा सत्यानाश हुआ, पहले नंबर पे ये हो जाता है हमारा। अब लोग क्या कहते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट लगा लो, दवा के मुंडा फूको, कोई दिक्कत नहीं, मेरा वो लगा लो। हम प्रोडक्ट पे कब तक खेती करेंगे? 1962 से आज तक इतने लोग बैठे, इसमें काफी उम्र के भी हैं। आप ये बताओ, अभी तक खेती से पैसे वाले बने? और हर साल पैसे वाला ही बनाया जा रहा है हमें। हर कोई तो कोई आता है, वो यही कहता है कि मैं ये करो, वो करो, ये कमाओ, इतने कुंटल एवरेज निकाल लो। हम लोगों ने इतने सालों में आज तक कभी भी अपनी जमीन पे काम नहीं करा। जिन्होंने किया उनके खर्च आज भी कम है, उनके खेतों में बीमारी नहीं है। हम लोगों ने ध्यान दिया जमीन के ऊपर उगने वाले पौधे के ऊपर, कि भैया गन्ने पर क्या स्प्रे करूं मोटा करने के लिए, टॉप बोरर के लिए क्या डालूं, गन्ना मोटा हो इसके लिए बताओ कुछ, पूरी लंबी हो इसके लिए। कभी ये पूछा कि मेरी जमीन के लिए बताओ कुछ? कार की डेकोरेशन पे ध्यान है, पहियों पे ध्यान है, स्टीयरिंग पे ध्यान है, इंजन पे ध्यान नहीं है। तो इंजन जिस दिन बैठ गया उस दिन ये डेकोरेशन क्या करोगे, एक तरफ खड़ी हो जाएगी कार जाके। ऐसे ही जमीन है,
तो अब ये जमीन का जो 0 मैंने दो हिस्से बताया था ना कार्बन, ये जो कूड़े कबाड़ पत्ते ये सब थे 2%, ये 2% से घट के 0.35 पे आ गए साहब। 2 किलो होना चाहिए, अभी 350 ग्राम रह गया। और 200 ग्राम पे जाने के बाद जमीन से बैक्टीरिया खत्म। अच्छा, सूक्ष्म जीव रहेंगे कहाँ? रहेंगे तो इसी कचरे में, ये उनका भोजन है। ये खा करके करते क्या है, ये जब पूरी प्रजातियां वहां आ जाएंगी, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, पत्थर का चूरा तो जमीन हमारे पास है ही, तो इसके अंदर अनंत प्रकार के न्यूट्रिशन है, जितने हम दुकान पे से ला रहे हैं और जितनों का हमें नाम भी नहीं पता। वो इस धूल के कणों में कुदरत ने लाखों साल के लिए मटेरियल भर के दिया, लेकिन उसमें से वो यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम निकालने की जो ताकत है, जो कला है, जो विधि है, वो केवल बैक्टीरिया को सिखाई है कुदरत ने। तो अगर बायोमास हमने खेत में रखा, इसमें बैक्टीरिया आए, तो ये बैक्टीरिया इस मिट्टी के अंदर से इस पौधे को जो चाहिएगा वो सारी चीजें निकाल करके उपलब्ध करवाने का काम फ्री में करते हैं, बिना पैसा लिए। हम लोगों ने क्या करा, यही चीजें बाजार को ना समझते हुए बाहर से लानी शुरू की और धीरे धीरे अपने कार्बन को उड़ा लिया, खेत में से गायब कर लिया और ऊपर से डालना गए भूल। आज हमारी स्थिति यह है कि जो बाजार से हम लेके आ रहे थे उन चीजों से रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, रिजल्ट आ रहे हैं सबको बढ़िया। गन्ना 80-90 प्लस जा रहा होगा सबका, बीमारी किसी के खेत में होगी नहीं, सबके पेड़ हरे खड़े हैं, यहां से लेकर नोकाया तक एक पत्ता पीला मुझे गन्ने का नहीं दिखाई दिया। ऐसी क्या चीज डालते हो इतने हरे बढ़िया गन्ने का रखे हैं? 110-120 के आसपास की ट्राली निकल के जा रही। सरदार जी सही है, गलत है? नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? आपकी पकड़ी के जैसा गन्ना खड़ा पीछे, पीला 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 एकदम। गन्ना बुग्गी से बाहर ही ना जा रहा, बुग्गी के अंदर ही अंदर है जी। तो ये क्या हुआ कि अब ये जो आपने यूरिया डाला, डीएपी डाला, पोटाश डाली, इसको घोल करके कौन देगा ताऊ जी? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में रहेगा? बायोमास में। बायोमास जमीन में है नहीं है, तो बैक्टीरिया भी जमीन में है कि नहीं है? बैक्टीरिया भी नहीं है। जब बायोमास नहीं तो बैक्टीरिया, जितना कम बायोमास उतने कम बैक्टीरिया, और जितने कम बैक्टीरिया उतना कम सोलेबलाइजिंग। ऐसे मान लो इसको कि हमारे खेत में गन्ना छिल रहा है और हमें 10 पर्ची डालनी, मजदूर है नहीं। मजदूर कैसे आएंगे? जब पैसा होगा और किसान आएगा, तो ना खेत में किसान ना पैसा, तो मजदूर क्यों आएगा? तुम्हारा गन्ना छोड़ लेंगे। तो वे 10 पर्ची नहीं जानेगी, फिर आधी पर्ची, एक ही पर्ची चलेगी, जितना उनका मन करेगा उतनी। ऐसे ही हमारे जमीन में ये पूरे सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते कहाँ है? बायोमास के अंदर। बायोमास क्या है? ये पत्ते, गन्ने की पत्ती, गोबर की खाद, हमारा मलमूत्र, और जो केंचुए की विष्ठा या कुछ सांप की बॉडी, जितना भी कुछ है ये धरती पे चलने फिरने वाले या जिंदे जीव हैं, उनकी डेड बॉडीज वो मिट्टी में मिली होनी चाहिए। कितनी? केवल 2%। और उनमें ये बैक्टीरिया आएंगे और फिर ये अपने इनको घोल के देना काम है। हमारी जमीन में अब हो क्या रहा है कि अगर हम 1 बोरी डीएपी डाल रहे हैं तो उसका 80% जमीन में फिक्स हो रहा है। फिक्स का मतलब है ना तुम्हारा कितना पैसा फिक्स कर दिया 5 साल के लिए, ना तुम्हारा ना मेरा। ये फिक्स तब तक के लिए है जब तक हमारी जमीन में बायोमास कार्बन 2 नहीं आ जाएगा और वो सारे 10,000 प्रजाति के बैक्टीरिया नहीं आ जाएंगे, तब तक ये जो फिक्स वाली एफडी पड़ी आपकी जमीन में, डीएपी की बोरियां की बोरियां पड़ी हैं, ये सोलेबलाइजिंग करके देने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जब आएगा जब आप जमीन में बायोमास बनाएंगे। तो बाहर से जितना भी डाल लो किसी काम का नहीं, वो केवल अब जमीन की संरचना को खराब कर रहा है, जो इसकी बनावट है, और जमीन के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है, जमीन के अंदर हार्ड पैन पैदा कर रहा है, गर्माहट, गर्मी, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है और जमीन सख्त होती जाती है। जिस जमीन में बैक्टीरिया जितने कम होते जाएंगे, जिस जमीन में बायोमास कम होता जाएगा, वो जमीन सख्त हो जाएगी, आपस में भिड़ जाएगी पूरी टाइट, एकदम फावड़ा मारोगे टन की आवाज आएगी खेत में से। तो हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? बायोमास पे। हमारा ध्यान किस तरफ है? यार तू क्या लाया, जो कट्टा हमें बता दे। कब तक तुक्कों से काम करोगे? मेहमानदारियों से परिवार नहीं पला करते। आज उसे मेहमानदारी में चले गए रोटी खाना, कल उस मेहमानदारी में चले गए। ऐसा घर नहीं चला करता, ना जिंदगी चला करती। घर अपने घर से ही चलेगा, गट्टे की कमाई से ही चलेगा।
मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये बाजार के उत्पादों से खेती नहीं हुआ करती। खेती होगी आपकी अपनी समझ से। खेती में करना ही कुछ नहीं है। आपके खेत में जितने कुंटल कोई भी चीज पैदा हुई, उतने कुंटल कबाड़ आपके खेत में जाना चाहिए। बस ये नियम बना लो। अगर 1 एकड़ में आपने 400 कुंटल गन्ना निकाला, तो 400 कुंटल बवाल आपके खेत में जाना चाहिए। अब 400 कुंटल में से मान के चलो, अगर ये हम जड़ गन्ने की निकाल लें, तो 3-3 बोरी तो हमारे तभी जाती हैं। तो कम से कम 50 से 60 कुंटल के आसपास तो ये हो जाएगा। 100 कुंटल मान लो इसे। कुछ पत्ती हमारी सड़ भी गई, बरसात में भी गिरी, कुछ घास भी उगी, वो गल गई, तो हम इसे 100-150 के आसपास मान लेते हैं। 100 कुंटल हम इसकी पत्ती जो निकल के आई, 200 कुंटल हो गया। एक इसमें हरी खाद 150 से 200 कुंटल की हो गई पूर्ति। गोबर की एक चौथ नहीं चाहिए आपको गोबर का, फिर कुछ नहीं चाहता। अब क्या चाहिए? अब आपको सूक्ष्म बैक्टीरिया चाहिए। ये भी आपके घर पे जीवामृत बनता है, बहुत सारी चीजें हैं, कल्चर आ रहे हैं आजकल ऐसे ऐसे। आप उन कल्चरों को बनाओ, खेत में छोड़ दो, आपका काम हो गया। करके देखो, ऐसे रिजल्ट हैं तुरंत। इनमें कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हरी खाद बोने के बाद कोई चीज बोई होगी, रिजल्ट आते कि नहीं आते उसके? बिल्कुल रिजल्ट आते हैं। उसका कारण ये है कि इन जीवाणुओं का जो भोजन है वो आपने दे दिया, अब इन्होंने काम करना चालू कर दिया। तो ढैंचे के अंदर, पत्ते के अंदर, उसके डंडी के अंदर या किसी और घास के अंदर जो भी पोषक तत्व है, बस वो ये निकाल रहे हैं और पौधों को दे रहे हैं। ये काम हमने ठेका ले लिया कि हमें नौगाया से या धनौरे से खाद लाकर डालनी है। हमारी भी गलती नहीं थी, हमें भी यहाँ लाके फंसा गया है। गांव गांव में पकड़ाई गई हैं चीजें। कंपनियों के पढ़े लिखे लड़के इसकी जैसे हमें CBSE घूम रहे हैं, वो ला करके दवाई दे रहे हैं, जहर। हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ उतार दिया इन्होंने, जहर बांटने के लिए कि जाओ गांव गांव में जहर बांटो, लोगों को दो कि ये मारो वो मारो, इससे टॉप बोरर जाएगा। सही चीज नहीं बताई, टॉप बोरर आता क्यों है, करना क्या चाहिए, है नहीं? तो ये हो गया एक बायोमास का खेल। अगर आप लोगों को जमीन सुधारनी है सच में, तो आप कुछ भी अगर नहीं करेंगे, मैं आपको एक मोटा सा फार्मूला बताता हूं। 200 लीटर पानी में 10 से 20 किलो कच्चा ताजा गोबर डंगर का, एक जाली सी बना लो, छोटी सी, इतनी बजरपुर वाली जाली वाली, उसको ड्रम के ऊपर रखो, उसके ऊपर गोबर रख दो, मग्गा उठाओ और ऐसे गोबर को हिलाओ और डालो, तो ये छन छन के नीचे जाता रहेगा। इसमें रूढ़ी कुट्टी के वो गलूर ये नहीं फंसेंगे नीचे आपके ड्रम में। उसके बाद इसके अंदर 2 किलो दही डाल दो, 5 बीघे की है ये, कुछ में 6 बीघे भी लगता होगा धनौरे के इधर। 2 किलो गुड़ डाल दो, 3 किलो सरसों की खल डाल दो, और 1 लीटर इसके अंदर NPK के कंसोर्शिया कहीं भी अवेलेबल है, जैसे हमारा भूमित्र है, कहीं का भी ले लो आप, उसका कोई कानून नहीं है, जहां से मिले वो आप लेकर डाल दो, नहीं तो उसको भी छोड़ो। आपने क्या करना है, जैसे ये अरंडी का पेड़ खड़ा है या ये पेड़ खड़ा है, ऐसी जगह जहां कोई खेती नहीं कर रहा है या बहुत पुराना खेत है, वहां पेड़ की जो जड़ है, जहां पेड़ की कैनोपी आ रही है, कैनोपी बोलते हैं इसको, इसके बाहर वाला एरिया, ये जहां तक इसके पत्ते आ रहे हैं, तो यहां तक इसकी जड़ आ जाती है, अगर ये गमले में नहीं होता तो इसकी जड़ों से, जैसे आप इसके जड़ों के पास में खोदोगे, तो जड़ पे जो लिपटी हुई मिट्टी रहेगी, चिपकी हुई, वो मिट्टी सबसे ताकतवर मिट्टी है इस दुनिया की। आपने उस मिट्टी को छुटा लेना, 1 मुट्ठी बस, और वो ले जाकर ड्रम में डाल दो। कोई कंसोर्टिया भी लाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, आ गया वो इसके अंदर। अब आप इसको 7 दिन छोड़ दो। एक बार और बजा दे बेटे, मजा नहीं आया? तो ये आपने डाल दिया। अब इसको आप 7 दिन छोड़ दो, और इसको आप पानी के साथ अपने खेत में हर महीने जैसे मौका लगे आप इसको छोड़ते रहो। तो ये जो जितना आपके खेत में आपने हरी खाद जोती या डाला, ये सबको डिकम्पोज करने के साथ साथ उसके अंदर इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं कि आपकी जमीन को उपजाऊ करने का काम करेंगे। ये ऑटोमेटिक काम शुरू हो जाएगा, कुदरत का उपजा। बस आपको एक वातावरण बना के देना है। अब हरी खाद में भी आप लोग ढैंचा बोते हैं ज्यादातर, है नहीं? अच्छा, ढैंचा क्यों बोते हैं? कोई कारण बताओ मुझे ढैंचा बोने का, कि ढैंचा ही क्यों बोते हैं? आप सब पुराने किसान हैं, सब मेरे से उम्र में लगभग 40% आदमी मुझसे बड़ा है। नहीं, आप बताओ जी, आप बताओ। 1 मिनट, देखो काम की बात बोलो, एक आदमी बोलो, ढैंचा ही क्यों?
जी। चलो मैंने नहीं खाया, हमने मान लिया मेरे पास 50 बीघे जमीन में बाउंड्री है, मेरा माया बंदर कुत्ता नहीं आने का, मेरे पास राइफल वाले सिक्योरिटी गार्ड खड़े, मैं माया नहीं आने देने का। बताओ तो ताऊ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ ढैंचा ही क्यों? अच्छा, लेकिन मैंने तो ये सुना है और प्रैक्टिकल देखा है कि ढैंचे का, सरदार जी, ढैंचे का बायोमास सबसे जल्दी खत्म होता है, ऐसा मैंने प्रैक्टिकल करा है, एक फसल पे गायब हो जा। ऐसा क्यों? नाइट्रोजन की बात करें तो मटर में 33% होती है, तो ऐसा क्या कारण है कि ढैंचे को ही बोला जाता है? बरसात के दिनों में नहीं, मैं बताता हूं ढैंचा क्यों। ढैंचा जितना ऊपर जाएगा ना उतना ही नीचे जाता है, 3.5 फीट से ज्यादा ढैंचे की जड़ें जमीन में जाती हैं, आप कभी खोद के देखना। तो ये जब जड़ें नीचे जाएंगी तो नीचे की जो हार्ड पैन है, जो आपकी एक लेयर है नीचे, ये उस लेयर को तोड़ती है और ऊपर का पानी नीचे जाता है, नीचे से केंचुए ऊपर आते हैं। इसलिए ढैंचे को हरी खाद के रूप में ज्यादातर पसंद करते हैं लोग, इसका वैज्ञानिक प्रमाण तो है। ये नाइट्रोजन मिलती है, बायोमास मिलता है, वो तो सभी से मिलता है, कौन सा ढैंचा उसमें कोई जादू है? ये एकमात्र ऐसी फसल है हरी खाद में जिसकी जड़ें नीचे 3.5 फीट तक जाती हैं। कभी खोद के देखना, तुम लोग नए लड़के हो, ट्रायल करना। ये 3 फीट से 3.5 फीट तक जमीन में नीचे जाता है इसकी जड़ ढैंचे की। तो ऊपर से हम इसको जुताई तो कर देते हैं, लेकिन जड़ें जमीन में रह जाती हैं, फिर वे जड़ें गलती हैं, गल के वो जमीन छोड़ती हैं, तो वहां पे जमीन ढीली होती है। तो जो आपका हार्ड पैन है जिसमें हम 3.5 फीट का लेकर घूमते रहे ट्रैक्टर के पीछे, वो बड़े पहियों वाला, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है फिर वहां पे। एक तो हो गया ये कारण। अब आप लोगों को अगर बिल्कुल बढ़िया खेती करनी है और हमें ये चाहिए कि भाई हमें बाहर से गोबर की खाद भी नहीं लानी और हम बहुत ज्यादा यूरिया डीएपी पर आधारित नहीं रहेंगे, हम धीरे धीरे इसको खत्म कर देंगे, एकदम कभी कोई चीज नहीं छोड़नी, दौड़ते दौड़ते भी एकदम रुक जाओगे तो वो भी शरीर का नुकसानदायक है। हम लोगों को सिखाया जाता है कि दौड़ते दौड़ते कई बार रुकना नहीं है, कम से कम आधा किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ना है, फिर पैदल पैदल आना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, जीरोइंग करनी है, धीरे 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 धीरे। ऐसे इसमें भी आना है हमने। अभी हम यहाँ पे टॉप मोड में एकदम 90 की स्पीड पे हैं, केमिकल में एकदम से करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे जाकर के। हम लोगों ने करना यह है कि यहाँ पे नवरत्न खाद बोनी है। नवरत्न का मतलब है, मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है अभी, एक कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर के सिंह, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। उन्होंने मुझसे कहा यार चोई साहब आप एक काम करो, ये एक चीज ना बो करके हरी खाद में आप ये 9 प्रकार की फसलें बो, ऐसी फसलें जो आसानी से जम जाएं। जैसे मैंने अभी 4-5 दिन पहले बोया है, तो मैंने उसमें लिया है बरसीन लिया, लटा लिया, गेहूं लिया, जई लिया, फ्रांसबीन लिया, राजमा जो जम जाता है जाड़ों वाला, उसमें मैंने तिल लिया, मेथी ली, उसके साथ में चना लिया, तिल लिया, मतलब ऐसे 9 चीजें मैंने मिलाई और 9 चीजें मिला करके मैंने वो लगभग जो है 5 बीघे में 14 किलो के आसपास होनी चाहिए। जो सस्ती है उसे बढ़ा लो, जो महंगी है उसे थोड़ी कम कर लो। तिल जो है आधा किलो बीघे से कम मत करना, क्योंकि तिल का बायोमास बहुत लंबे समय तक आपके खेत में रुकेगा। अब आप इसे मिला करके बो दो और 45 से 50 दिन के बाद आप इसकी जुताई करो, और इस खेत में आप बड़ी मुश्किल से अगर आपके पास हो तो थोड़ा बहुत बायोमास अलग से दे देना, या फिर थोड़ा बहुत आपका जितना भी आप यूरिया डीएपी डाल रहे थे उसका तीसरा हिस्सा, 2 हिस्से खत्म कर देना और उसको भट्टी खाद बना के दे देना आप, गोबर की खाद में मिला के 8 दिन रखने के बाद। और आपका उत्पादन जो पिछले साल आया था उससे 30% फालतू आएगा इस खेत में, नेचुरल तरीके से। इतनी ताकत इस खाद के अंदर है, नवरत्न खाद के अंदर। तो पहले आप लोगों ने हरी खाद में नवरत्न पे आना है। जीवाणु के अलावा और हरी खाद के अलावा आज की तारीख में किसानों को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो जमीन ठीक कर दे। कोई प्रोडक्ट नहीं बना किसी कंपनी का, किसी वैज्ञानिक के पास, जो इस जमीन को ठीक कर दे। केवल और केवल हरी खाद, बायोमास, गोबर उपलब्ध नहीं है। मैं गोबर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। 50 बीघे किसान बताइए कहां से लाओगे साहब? 1000 कुंटल गोबर है गई, डंगर ही नहीं बचे, गोबर कहां से लाओगे? और कितना गोबर आएगा? ये जो खाद मैंने बताई ये 6 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर है। 6 ट्राली गोबर की खाद, 3000 की एक ट्राली, 600 रुपए भरने के, 400 रुपए ट्रैक्टर वाला का किराया, 4000 रुपए एक ट्राली है के 24,000, इसका खर्चा 3 से 3,500, मैं जुताई के 4000, खर्चा कम हुआ, दिमाग नहीं लगाया, सीधा खेत में मिला दिया, कहानी खत्म हो गई। उसको डलवाना में ढेले पड़े रहेंगे 1.5 साल तक,
सड़ा हुआ है, कैसा गोबर है, पन्नी है, कांच के टुकड़े हैं, कुछ नहीं पता। तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आज जमीन सुधारने का, कोई प्रोडक्ट नहीं आता जमीन सुधारने का, केवल जीवाणु। जीवाणु भी कौन कौन से आपको आज की तारीख में चाहिए? हमारे खेतों में अब बात आ रही थी कि फंगस वाली बात कर रहे थे, है नहीं, कि गन्ने सूख रहे हैं और गेहूं भी सूख रहा है, अरहर भी सूख रही, चना भी सूख रहा है, एकदम से अच्छी खासी पलती पलती फसल पीछे नीचे डाइवर्ट हो जाती है। सूखने का सबसे बड़ा कारण है फसलों का फंगस। हमारा पौधा जब भी जमीन में जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ साथ इसकी जड़ों में से कुछ ऐसा भोजन ये निकालता है जो अपने मित्र जीवों को आकर्षित करता है आने के लिए, कि भाई तुम आओ, मैं आपको भोजन दूंगा, मेरे साथ रहो, मेरी रक्षा करो। तो उसमें आता है ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम और विरिडी। ये दोनों मिलकर के पौधे की सुरक्षा करते हैं। हर्जीनियम जो है वो पौधे की जड़ों के ऊपर बैठ करके काम करता है। विरिडी जो है वो मिट्टी के अंदर काम करता है, मिट्टी को शुद्ध करता है। ऐसे ही एक दूसरा सेगमेंट इसमें आता है, एक फंगस आती है प्राकृतिक, नेचुरल, जो आपने बताया ना, मैं जड़ों की मिट्टी है उसमें ये पाई जाती है, या आप कहीं से लेकर भी डाल सकते हैं। सुडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस, ये नाम अंग्रेजी है बट ये चीजें जमीन में थी, जमीन में है, जमीन में रहेंगी, इन्हीं से खेती होती है। जंगल में ये बहुत मात्रा में जंगली मिट्टी में पाई जाती हैं। ये ग्रोथ प्रमोटर का काम करती हैं, आपके ग्रोथ रेगुलेटर का काम करती हैं, एंटीबायोटिक का काम करती हैं, आपका जितना भी ये एंटी फंगल बीमारी होती है, बैक्टीरियल बीमारी, पानी से जनित बीमारी, कि पानी भर गया साहब, गन्ना सूखने लगा, उनमें जबरदस्त ये काम करती हैं। इसके साथ में आता है नीमाटोड, पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती हैं, जहां गांठों के अंदर काट के देखोगे तो केंचुए के जैसा एक छोटा सा जीव कई बार आंखों से दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। वो जड़ में बैठ के पूरा भोजन खा के जड़ों में इकट्ठा करता रहता है, पौधे को ऊपर जाने नहीं देता, तो पौधा पीला पड़ के सूख जाता है। हम उस पर फंगीसाइड डालते हैं या कीटनाशक डालते हैं, ये ना फंगीसाइड से मरता है ना कीटनाशक से मरता है। ये मरता है किससे? पैसिलोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से, जिसे ईश्वर ने बनाया, अल्लाह मियां ने बनाया, राम ने बनाया, हनुमान जी ने बनाया, जिसका भी नाम ले लो, जिसने धरती बनाई है उसने वो बैक्टीरिया बना के दिया है। तो वो क्या करेगा, वो ये बीमारी आपके खेत में नहीं आने देगा। उसके बाद में एक आता है आपका लाल मुंह की गिनार, आ गई साहब गन्ना बोने के बाद, सुंडी, जड़ खाने वाली सुंडी आ गई, तने को छेदने वाली सुंडी आ गई, गन्ने में भेदन ऊपर टॉप बोरर आ गया, वो भी तो सुंडी है, पत्ते के ऊपर बैठने वाली सुंडी आ गई, बहुत सारी कई प्रकार की अलग इल्लियां आ गई, उड़द की इल्ली हो गई, मूंग की, कितनी भी प्रकार के कीड़े, इल्लियों से संबंधित जितने भी इल्ली दुनिया में हैं, उन सब के लिए ऊपर वाले ने बनाया आपके लिए मेटारिजियम एनिसोप्ले और बेसिलस थुरेंजेसिस। ये दोनों प्रकार की फंगस इन कीड़ों के ऊपर जैसे ही जाती हैं या ये उनके संपर्क में आते हैं, पहली बात तो जमीन में ये उनके अंडों को खा जाते हैं और अंडे खाकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर पत्तों पे पहुंच गई और आपने स्प्रे कर रखा है या कर दिया इनका, तो ये उनके शरीर के अंदर घुस के उनको लकवा मार देते हैं और उनके अंदर जो भोजन भरा है बॉडी में उसको खा करके और वहीं अपनी कॉलोनी डेवलप कर देते हैं, अपने अपने बच्चे पैदा करने शुरू कर देते हैं, जो मित्र फंगस है। ऐसे ही रस चूसने वाले कीड़े, आम का हुपर हो गया आपका, या आपके ये ब्लैक थ्रिप्स हो गए, गेहूं के ऊपर माहू आ गया, सरसों के ऊपर माहू आ गया, इन सब के लिए बने हैं आपके वर्टिसिलियम लेकानी और बिबेरिया बेसियाना। ये दो प्रकार के साथ में मिलकर के आर्मी और पुलिस की तरह ये इनका बैंड बजाने का काम करते हैं। ये पूरा फसल चक्र है। ये सारी चीजें आपके घर में बड़ी मुश्किल से 50 बीघे के किसान को 50 से 100 बीघे के किसान का 2-3 हजार रुपए का खर्चा है एक साल का, 1 से 1.5 साल का। ये सब जमीन से निकले, नेचुरल है, चड्डी बनियान में इनको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपकी जमीन में गन्ने को यूरिया देने का काम, ड्यूटी किसकी है? मतलब नाइट्रोजन देने का काम है, लेकिन यूरिया मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। वो ड्यूटी है एसिटोबैक्टर नाम के एक बैक्टीरिया की, जो जमीन में जाके मीठी फसलों को नाइट्रोजन देने का काम करता है फिक्स करने के बाद। समझ में आई? एसिटोबैक्टर। ये जो आम का पेड़ खड़ा है, ये अरंडी का पेड़ हो गया, या ये हो गए, या बेल के पेड़ हो गए, या कुछ भी ऐसे बागवानी फसलें, या बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, इनको नाइट्रोजन देने का काम कौन करता है? किसी को पता है?
नहीं पता। एजोटोबैक्टर, इतनी अच्छी, आप लोग फौजी हो और आप लोगों को मैगजीन नहीं पता, मैगजीन किसको बोलते हैं? आप सोचो ये सेना क्या लड़ाई लड़ेगी देश में। किसान को बेसिक चीजों का नहीं पता, बेसिक मतलब प्राथमिक चीज का ही नहीं पता है। और हम सब किसान हैं, खेती कर रहे हैं, हमने ट्रैक्टरों पर भी लिख रखा है, गाड़ियों पर भी लिख रखा, नो फार्मर नो फूड, मैं किसान। तो किसान की ड्यूटी भी तो आनी चाहिए कि नहीं? तो इनको सीखना है, तुम्हारा भविष्य है बेटा, हम तो निकल जाएंगे, तुम सीख लो। तो ये जो है, नेताजी बैठो, यूनियन वालों तुम्हारी बहुत जरूरत है, कहीं मत जाना, हिलोगे नहीं तुम शाम तक, आपकी बहुत जरूरत है, आप पूरी दुनिया से मिलते हो, आप इन चीजों को स्प्रेड करोगे। तो ये एजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया जमीन में, अगर आपने ये 2% बायोमास करा और वो जड़ों की मिट्टी ले आए या कहीं से लाके डाल दिया उसी नाम का, तो ये आपकी जमीन में भरपूर मात्रा में फैल जाएगा और इनको नाइट्रोजन देने का काम करेगा। ऐसे आता है, अब दाल वाली फसलें आ गई, उनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया काम करता है। अब अन्न वाली फसलें आ गई, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई, मक्का हो गई, इनमें आता है एजोस्प्रिलम। एजोस्प्रिलम नाम का बैक्टीरिया, जमीन में एक बार आपने गन्ने की पत्ती, खूब गोबर वोबर ये सब डाल दिया, वो खुद आ जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस वो एक बार जड़ की मिट्टी डाल दो या कहीं से लाके ये बैक्टीरिया डाल दो, खेत में छोड़ने और अपना काम, आपका काम ऑटो मोड पे चालू। भाई यूरिया से बचना है और फंगीसाइड से बचना है, कीटनाशक से बचना है और हर्बिसाइड से बचना है, ये 4 चीजों से आपको बचना है। ये चारों चीजें तुम्हारी बैंड बजा रही हैं, ठीक है साहब? तो ये तो हो गए नाइट्रोजन के। मैं आप लोगों को घास से भी खोद सकता था, लेकिन आप लोगों में इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे आंखों में आपकी सीखने का, इसलिए मैं भी आपको खड़ा होकर मेहनत करके चीजें धीरे धीरे समझा रहा हूँ, वरना ये 2-3 मिनट में समझा के बैठ के गाड़ी में भाग जाता। आपकी समझ में आनी चाहिए मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर वो समझ में नहीं आती, मेरा यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं बना, बिना मतलब तेल के पैसे भी खराब गए, एक दिन भी खराब गया, अगर किसान की समझ में आपकी बात नहीं आई तो ये नाइट्रोजन देने का काम करेंगे आपका ये बैक्टीरिया। फास्फोरस के लिए फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, पोटास के लिए भी आता है। वो आता क्या, वो जमीन में है, बस हमने जो मूर्खताएं की हैं पीछे, उनकी वजह से ये नीचे डोरमेंसी में चला गया, इनको वापस से लाना है। वापस से कब आएंगे? जब जमीन में बायोमास कार्बन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जब घर ही नहीं है यहाँ रहने के लिए तो आएगा कौन? घर बना दो, पब्लिक अपने आप आ जाएगी। मंदिर है तो लोग पूजा करने आ जाएंगे, नहीं होगा तो कौन आएगा? तो मंदिर बना के देना, पूजा अपने आप शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। एक आदमी फूल चढ़ावागा, कल को 3 फूल मिलेंगे, फिर यहाँ भंडारे लगन लगेंगे, फिर मेले लग जाएंगे। मंदिर ही नहीं है तो फिर कोई नहीं आएगा। मंदिर कौन है? घास फूस, बायोमास। अब इसमें ऐसे ही पोटास का आता है, जिंक का आता है, सल्फर का, सब चीजों के आते हैं। अब आपने इनको अपने खेतों में छोड़ना है बैक्टीरिया को, और आप यकीन मानो आपके यूरिया, डीएपी, पोटास जितनी खपत आज आप कर रहे हो, पहले साल में आपको केवल 70% डालना है। अगर हम 100 किलो यूरिया यूज कर रहे हैं पहले साल, मतलब पहली क्रॉप, पहली ही क्रॉप में आपने यूरिया को 30% कम कर देना है। ये चीजें अगर आपके खेत में हैं तो। अब यूरिया को डायरेक्ट नहीं डालना, देखो साइंस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने यूरिया को मिट्टी में मिला के डाला, डबल मिट्टी में। जैसे मुझे 25 किलो यूरिया डालना है, आपने कहा कि 50 किलो यूरिया गेहूं में दे दो पहले पानी पे, तो मैं क्या करता हूं, उसको 35 किलो यूरिया लिया और 70 किलो मिट्टी में मिला लिया, सूखी मिट्टी में, जिसमें ज्यादा नमी ना हो, क्योंकि ये भी पानी छोड़ेगा। और फिर इसे बोरी में भर के वहीं ट्यूबवेल पर रख दिया। 48 घंटे के बाद, 36 से 48 घंटे के बाद खेत में फेंक दिया। तो मैंने ये देखा कि रिजल्ट तो इसका गया बढ़, और जहर इसका हुआ बहुत कम। तो जो नुकसान मेरे खेतों में लाखों जीवों को होना था, वो कट्टे में हो गया काम। ऐसे ही आप डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, 1366 नंबर की वीडियो मेरे चैनल पे है, इसमें लिखो 1366 राहुल जवानिया किसान कार्यशाला, और उस पर सर्च का निशान मारो, वही वीडियो निकल के आ जाएगी। ये जो जिस बात अब मैं कर रहा हूं भट्टी खाद की बात, अगर आपके खेत में डीएपी आप 1 बोरी डालते हो, तो मेरे कहने से पहली फसल में आप डीएपी 45 किलो ना डाल के 30 किलो डालना, और 30 किलो को 3 गुना गोबर की खाद। अगर तोल के ले रहे हो तो 3 गुना, अगर तसलों के हिसाब से ले रहे हो तो 1 बोरी डीएपी और 6 बोरी गोबर की पकी हुई खाद। इसमें आप सरसों की खली मिला सकते हैं, पोटेशियम होमेट मिला सकते हैं, पोटेशियम फुलवेट मिला सकते हैं, जो आपका मन करे वो चीजें मिलाओ, और इनको अच्छे से मिलाओ। इसमें अगर पानी की कमी है तो थोड़ा पानी छिड़क दो। अब आप इसको पूरा अच्छे से मिला कर इसको एकदम पन्नी से पैक करके रख दो या तिरपाल से 10 दिन के लिए।
10 दिन के बाद आप इसको उठाओ, खेत में फेंको और पानी दो, और उसका रिजल्ट बताना मुझे गेहूं में कैसा रिजल्ट है। आप बोलोगे ऐसा रिजल्ट नहीं देखा जिंदगी में कभी, ऐसे उठती है। अब ये हुआ क्या, 8 दिन में अगर हम डीएपी डायरेक्ट फेंकते तो ये 21 दिन बाद लगना शुरू होता, केवल 2 ही हिस्से लगता। अभी ये 8 दिन में पूरा का पूरा लगेगा, इसके लगभग 8 से 9 हिस्से लग जाएंगे और एक ही हिस्सा जमीन में जाएगा, जिसको हमारे माइक्रोब्स खा के फिर बराबर कर देंगे। तो ये 3 गुना आपने डाल दिया। ये 30 किलो डीएपी नहीं था, ये 90 किलो डीएपी आपने डाला। तो यहाँ पे आपकी खाद की खपत कम हुई। अगली क्रॉप में आप फिर थोड़ा 20% कम करेंगे, और उससे अगली 2 फसलों में आप बिल्कुल कम नहीं करेंगे। जो चल रहा था, जैसे पहले डाला हमने 100 किलो, फिर हम आगे पहली बार में हम आ गए 70, अगली पे हम गए 50, तो ये 50-50 किलो तीसरी और चौथी फसल में भी डालना है, सेम, कम नहीं करना। उसके बाद फिर एकदम से 25, और उसके बाद नमस्ते भैया जी, कोई जरूरत नहीं है आपको यूरिया, मेरी गारंटी है, ना यूरिया ना डीएपी ना पोटाश, आपको दुकान पे जाना नहीं। केवल क्या करना है, अपने खेत में 250 कुंटल बायोमास का जुगाड़ करना है। वो कौन करेगा, नवरत्न खाद। एक फसल आगे पीछे बो या ऊपर नीचे बो, लेकिन नवरत्न खाद 250 कुंटल एक बार खेत में जोत दो। आपके ये बैक्टीरिया छोड़ते रहो 5 ड्रम में बना के। उसके साथ में आप अगर किसी को हाई यील्ड पे जाना है या कंपटीशन करना है, या कुछ ऐसी फसल है कि जमीन कमजोर है, हर एक के साथ ये नहीं है, तो वो बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करो। अब लोग बोलते हैं साहब हमें बर्मी कंपोस्ट डाला था, रिजल्ट नहीं आया। अगर आपने 20 कुंटल से कम बर्मी कंपोस्ट 5 बीघे में डाला तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको उतना मजे वाला जो आप ढूंढ रहे हो। अगर आपने 20 कुंटल से 25 कुंटल वर्मी कंपोस्ट, 20 कुंटल वर्मी कंपोस्ट मान लो, और ये जो आपने बायोमास डाला, जो हमने ये नवरत्न खाद बताया आपको, और ये बैक्टीरिया डाले, ना यूरिया ना डीएपी ना पोटास, पहले झटके से खत्म कर सकते हो आप। और बस वो गुड़ दही वाला जो बताया था, गोबर वाला, वो नहीं बंद होना चाहिए। वो संसार है, इन जीवाणुओं का भोजन है, इनका पार्टी है इनकी। वो इतनी सी खेती है, कहाँ फंसे पड़े हो बिना मतलब। अगर फंगस आ गई तो सुडोमोनास वाला ड्रम उठाओ, 1 लीटर निकालो, 100 लीटर पानी में डालो, 1 किलो गुड़ डालो, 250 ग्राम दही या 1 लीटर छाछ डालो, और 8 दिन छोड़ दो। 8 दिन के बाद इसमें उतनी मात्रा में पानी मिलाओ और पूरे खेत में स्प्रे करके आओ, स्टिकर मिला के, फंगस खत्म, एकदम जैविक तरीके से। अगर कीड़े आ गए, कोई सा भी कीड़ा, तो ये उठ आ गए से मतलब नहीं है, मैं भी गलत बोल गया, आगे से मतलब नहीं है, ये प्रिकॉशन के तौर पे, जैसे मच्छरदानी लगती थी, मच्छर घुस गए तो मच्छरदानी किसी काम की नहीं। आपने इसका नियम बनाना है, 14-14 दिन पे कोशिश करनी है कि स्प्रे हो, जितना कर पाए आप। तो ये बीबीएमबी वाला जो ये 4 जिसमें मैंने बताए थे, मेटारिजियम अनिसोप्ले, वर्टिसिनल लकानी, बेसिलस थुरिंजेसिस और आपका बिवेरिया बेसियाना, इन चारों को भी 1 लीटर निकालो इस पूरे ड्रम में से। अगले 100 लीटर पानी में डालो, 1 किलो गुड़ डालो, 250 ग्राम दही या आधा किलो दही या छाछ डालो, और इसको 8 दिन छोड़ दो, डंडे से चला के, कपड़े से ढक के। वापस से इसमें इतना ही पानी मिलाओ, स्टिकर मिलाओ, चिपकू, पूरे खेत में शांति के साथ मजे से, ज्यादा करो, 250 ग्राम गुड़ मिला लो, ताकत मिलेगी फसल को, और स्प्रे करके अपने घर आ जाओ। ना कीड़ा लगेगा भाई साहब, ना फंगस लगेगी। तो काहे भागते हो तुम यहाँ धनोरा और ये कहाँ कहाँ जाकर के नई नई प्रकार की कैंसर की दवाई खरीद के ला रहे हो। डायबिटीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जमीनों में पोषण नहीं।